हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th की साइंस की पिछली क्लास में हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, रिप्रोडक्शन, है ना। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, यानी कि जीवों के द्वारा अपने ही समान एक नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता। ठीक। और इसके अलावा रिप्रोडक्शन होता कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और फिर लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जब कोई जीव अपने जनन के लिए शरीर के किसी भाग, कोशिका या फिर कोशिकाओं की वृद्धि कर लेता है और उससे एक नए जीव की उत्पत्ति कर देता है। ठीक, ये पढ़ा हमने। और लैंगिक जनन में क्या पढ़ा था कि जब कोई जीव एक ही जीव जाति के बीच मतलब परस्पर लैंगिक संलयन से जब एक नए जीव का उत्पन्न होता है तो उसमें उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन, है ना। और अलैंगिक जनन में किसी एक ही मतलब किसी नए जंतु की उत्पत्ति के लिए एक ही जीवधारी की आवश्यकता होती है। जरूरी नहीं है कि दोनों जीवधारी हो, ठीक है। एक ही जीवधारी जो है एक नए जीव को उत्पन्न कर सकता है, चाहे जीवधारी नर हो चाहे फिर मादा हो। और अलैंगिक में लैंगिक में हमने क्या पढ़ा था कि लैंगिक में दोनों, ठीक, नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है नए जीव को उत्पन्न करने में। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा अलैंगिक और लैंगिक जनन। तो उसमें फिर हमने अलैंगिक जनन में जैसे जंतु में किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है तो हमने पढ़ा था विखंडन के बारे में, है ना, खंडन के बारे में, इसके अलावा मुकुलन, पुनरुद्भवन, ठीक है। और साथ ही वेजिटेटिव प्रोपागेशन हमने स्टार्ट किया था। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हमने प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में पढ़ लिया है। ठीक, तो आज देखिए, आज हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये। देखिए, मनुष्य द्वारा अपने उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार की कृत्रिम विधियों के प्रयोग द्वारा पौधों का निर्माण करना कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। देखिए, मैंने पिछली क्लास में ही आप लोगों को बताया था कि प्राकृतिक कायिक जनन यानी कि पौधों द्वारा स्वयं, ठीक, इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता। जबकि कृत्रिम कायिक जनन में क्या होता है, मानवीय हस्तक्षेप होता है। ठीक है, मानवीय हस्तक्षेप मतलब कि मनुष्य जो है अपने हिसाब से, अपने लाभ के हिसाब से पौधों का निर्माण करता है, तो उसे हम कह देंगे कृत्रिम कायिक जनन। देखिए, इसमें पहला है कृत्रिम कायिक जनन भी कई प्रकार से होता है, जैसे कलम लगाना, कलम लगा के, दाब लगा के, रोपड़ या फिर ग्राफ्टिंग, साथ ही गूंटी बांधना। तो चलिए सबके बारे में हम बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला देखिए कलम लगाना। कलम लगाना क्या होता है कि पौधे के तने के कलिका युक्त छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं, जिसे कि कलम कहते हैं, ठीक, और जिसे भूमि में दबा दिया जाता है। कुछ दिनों बाद उनमें से जड़ें निकल लगती हैं और कलिकाएं वृद्धि करके एक नया पौधा बना लेती हैं, तो उसे हम कहते हैं कलम लगाना, है ना। देखिए क्या लिखा है कि पौधे के तने, जैसे कि मान लीजिए कोई ये पौधा है और इसके जो हैं कई शाखाएं हैं, तने हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे कि कलिका अगर कोई निकली हुई है इसमें इस तरीके से, है ना, यहाँ है, यहाँ कलिका इस तरह से है, तो क्या करते हैं कि इस तने को जो है यहाँ से ऐसे कट कर दिया, है ना, कट कर लिया और जो है 4 हमें कलम प्राप्त हो गए, ठीक है। तो 4 कलम प्राप्त हो गए, तो इन चारों को क्या कर लिया, इन चारों को भूमि में दबा दिया, ठीक है। तो एक पौधे से हमें जो है 4 पौधे प्राप्त हो गए, भूमि में दबा दिया। और जब ये भूमि में दबा दिए गए तो इसमें जो है कुछ दिनों बाद इसमें जड़ें निकलने लगी और फिर यही जो है चारों कलम विकसित हो गए और एक नए पौधे में परिवर्तित हो गए, ठीक। तो इस प्रकार से कलम लगाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है दाब लगाना। तो पौधे के किसी शाखा को झुकाकर नम मिट्टी में दबा लेते हैं, उसके बाद नई पौध बन जाती है, जिसे कि पैतृक पौधे से काटकर अलग कर लिया जाता है और जो वृद्धि करके एक पूर्ण पौधा बन जाता है ना। यानी कि ऐसे पौधे जिसकी जो लचीली शाखाएं होती हैं, ठीक, लचीली शाखाएं होती हैं, तो उसकी एक शाखा को झुका दिया जाता है। जैसे कि दिखा है ना कि बेला, चमेली, कनेर। तो बेला जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, उसकी लंबी लंबी लचीली शाखाएं हैं, ठीक है। तो एक शाखा को यहाँ से जो है झुका दिया गया नीचे, ठीक, ये मिट्टी है, मिट्टी में से दबा दिया, है ना,
यहाँ से इसको दबा दिया और कुछ दिनों बाद जब है यहाँ से जड़ निकलने लगती हैं। कह रहा है ना कि जो वृद्धि करके एक फिर फूल पौधा बनाती है, जड़ निकलने लगी, जड़ निकलने ऊपर तने का विकास होने लगा, ठीक, एक छोटा तना बनने लगा। तो क्या करते हैं, जब ये थोड़ा अच्छा खासा बड़ा हो जाता है तो यहाँ से इसको कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं और इस प्रकार से जो है ये एक पूर्ण रूप से एक अलग पौधा बन जाता है विकसित होकर, ठीक। तो एक पौधे से जो है कई पौधे इस प्रकार से हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ इस शाखा को झुका दिया, इस शाखा को झुका दिया, ठीक, इस शाखा को झुका दिया, नीचे वाली शाखा को, तो क्या हो रहा है, एक ही पौधे हैं और एक पौधे से आराम से कई पौधे बन गए। तो इस प्रकार से भी एक पौधा बनाया जा सकता है। और जैसे इसका हमने देखा है एग्जाम्पल की किसमें किसमें होता है, बेला, चमेली और कनेर का पौधा जो होता है उसमें हम इस प्रकार से दाब लगा के लेयरिंग करके नया पौधा बना सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए गूंटी बांधना। तो देखिए गूंटी बांधने में क्या करते हैं कि वृक्ष की किसी शाखा को छील लिया जाता है और उस पर खाद युक्त मिट्टी लगा दी जाती है, ठीक, और मिट्टी लगा के उसके ऊपर ऐसे टाट लपेट दी जाती है ना। और लेकिन मिट्टी तो लगा दी, लेकिन मिट्टी सूख भी जाएगी, सूख जाएगा तो क्या होगा, पौधा विकसित हो पाएगा नहीं। तो क्या कहता है, उसे नम रखने के लिए एक घड़े को ऊपर वाली शाखा पे लटका देते हैं, है ना, और उसमें छेद कर दिया जाता है और छेद से एक रस्सी का टुकड़ा निकालकर गूंटी से लपेट देते हैं, जिससे क्या होता है, उसको पर्याप्त नमी मिलती रहती है। कुछ समय बाद इसमें अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती हैं, जिसे काट कर अलग कर दिया जाता है ना। तो इसका मैं फिगर आप लोग को दिखा देती हूँ बुक में, देखिए, ठीक, ये पौधे का निचला शाखा है ना। तो हमें जो है इस शाखा से एक नया पौधा प्राप्त करना है। तो क्या किया, यहाँ पे छील दिया इसको, ठीक, यहाँ पे जो है इसकी ऊपरी सतह को छील दिया गया। और क्या अभी हमने पढ़ा कि जो है इसमें खाद युक्त मिट्टी लपेट दी गई, ठीक है, खाद युक्त मिट्टी जो है यहाँ पे लपेट दी गई और साथ ही इसको जो है मिट्टी ताकि गिरे ना, इसको टाट से लपेट दिया गया। लेकिन साथ ही इसको पानी भी चाहिए, तो पानी कैसे मिलेगा, तो पानी के लिए क्या करें, एक ऊपरी शाखा पे एक मटका लगा दिया गया, मटके में छेद कर दिया गया, ठीक, और उसी छेद जैसे मटके में पानी है, ठीक है, खाली मटका नहीं है, मटके में पानी भर दिया गया और एक बहुत ही छोटा सा छेद कर दिया गया, वहीं से एक पतली रस्सी इस गूंटी पर बांध दी, जिससे क्या होगा कि पानी जो है इसी रस्सी के सहारे गूंटी पर पहुंचता रहेगा, है ना। तो क्या होता है कि कुछ दिनों बाद यहाँ से जड़ें निकलने लगती हैं, ठीक, यहाँ से जड़ें निकलने लगती हैं और जब जड़ें विकसित हो जाती हैं तो यहाँ से इसको कट कर दिया जाता है और इस पौधे को अलग जो है भूमि पे रोप दिया जाता है। तो देखिए इस प्रकार से हम कौन कौन से पौधे प्राप्त कर सकते हैं। तो अमरूद और संतरे के पौधे जो है गूंटी की विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है पैबंद लगाना या फिर रोपण करना। तो ये भी कई विधि से किया जाता है। जैसे देखिए इस विधि में घटिया किस्म के पौधे पर अच्छी किस्म के पौधों को रोपित किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई पौधा घटिया है यानी कि उसमें जो फल और फूल की जो मात्रा है वो भी कम है या फिर वो जो है अच्छी किस्म का नहीं है, तो क्या करते हैं उसी पौधे पर अच्छी किस्म वाला दूसरा पौधा रोप दिया जाता है। देखिए इसमें पहला है कशारोपण यानी कि विप ग्राफ्टिंग। देखिए इसमें क्या करते हैं कि घटिया किस्म के पौधे पर तिरछे कटे शान यानी नया जो स्टेम होता है तना, शान को पिघले मोम के लेप के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जैसे कोई पहले का किसी पौधे का ये तना है ना, तो एक नया जो है स्टेम जो है इस पे ला के हम जोड़ देते हैं। ये पुराना है और इस पे जो हम जोड़ रहे हैं तिरछा कटा हुआ एक नया स्टेम ला के इसे यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। तो क्या होता है कुछ दिन बाद जो है और इसकी जोड़ को जो है मोम से पिघले मोम से भर दिया, कुछ दिन बाद जो है यही ग्रो कर जाएगा, एक नए पौधे में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है स्थान रोपण यानी कि वेड्ज ग्राफ्टिंग। तो इसमें क्या करते हैं कि घटिया किस्म के तने में वी आकार की खांच बना दी जाती है, ठीक। जैसे कोई तना है ये, ठीक, तो उसमें क्या करेंगे वी आकार की खांच हम बना देंगे, वी शेप्ड यानी कि ऐसे, है ना। और इसी वी शेप्ड में जो है दूसरा हम
नया जो है दूसरी प्रजाति का पौधा इसी में हम जोड़ देते हैं। ठीक, तो वो क्या करता है, जब जुड़ जाता है तना तो ये विकसित करने लगता है कुछ दिन बाद। ठीक है, अच्छे गुणों वाला जो है पौधा इस तरह से प्राप्त कर लिया जाता है। अब देखिए लिखा है कि इस विधि द्वारा एक ही वृक्ष पर अनेक शान बांधे जा सकते हैं। यानी कि अगर कोई वृक्ष है उसका जो स्टेम जो है अच्छा खासा मोटा है तो यहाँ भी हम यहाँ बांध सकते हैं, है ना, एक यहाँ हम पौधा नया बांध सकते हैं, एक नया। ठीक, तो एक ही वृक्ष पर जो है अनेक प्रकार के शान जो है बन सकते हैं। यानी कि एक ही स्टेम पर अलग अलग जो है अलग अलग भी हम कर सकते हैं अच्छे अच्छे प्रजाति के फूल, ठीक, और फल के पौधे जो है इस तरह से हम रोप सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कलिका रोपण, ये बड ग्राफ्टिंग। तो इस विधि में तने पर तिरछा काट लगाकर किसी दूसरी जाति के पौधे की कलिका को रोपित कर दिया जाता है ना। और इस विधि द्वारा अंगूर, शरीफा, संतरा, गुलाब आदि के पौधे तैयार किए जाते हैं। ठीक, जैसे कोई पुराना पौधा है तो उस पे जो है तिरछी काट हम ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे तिरछी काट लगा दिया, ठीक है, और जिस पौधे को हमें यहाँ पे जोड़ना है उसकी जो है स्टेम लेते हैं और उसमें केवल एक कलिका रहती है ना, और इसी को जो है यहाँ पे फिट कर दिया जाता है, यहाँ पे इस तरह से फिट कर दिया जाता है ना। जैसे मान लीजिए फिट हो गया यहाँ पे, और ऊपर नीचे से इसको बांध दिया गया, अच्छे से रस्सी से बांध दिया गया, और ठीक, और इसमें जो है खाद वाद कुछ मिला दिया गया, कुछ रसायन वगैरह का प्रयोग कर दिया गया। तो क्या होता है कि ये धीरे धीरे ये जो कलिका होती है ये वृद्धि करने लगती है ना, और वृद्धि विकास करके जो है एक नया जो है अच्छे गुणों वाला स्टेम तैयार करता है, पौधे को तैयार कर लिया जाता है। अब देखते हैं कायिक जनन के क्या लाभ हैं। देखिए इनके लाभ हैं कि ऐसे पौधों में जिन पौधों में बीज नहीं बनते हैं उनको जो है कायिक जनन के द्वारा ही तैयार किया जाता है। जैसे कि केला और अंगूर, कभी बीज देखा है इसमें? बहुत ही छोटा, बहुत ही कभी कभी दिखता है तो बहुत छोटा छोटा सा, और जिसका कोई यूज़ भी नहीं है, तो इनको उगाया कैसे जाता है? कायिक जनन के द्वारा। ठीक है, आर्टिफिशियली जो है कायिक जनन के द्वारा ही उगाया जा सकता है इन्हें। नेक्स्ट देखिए कि कायिक जनन में जो बनने वाला पौधा होता है उसको जो है वो कम ही समय में तैयार हो सकता है ना, क्योंकि आप जो है किसी पुराने पौधे में एक नया जो स्टेम लगा देते हो, है ना, या फिर अभी हमने पढ़ा कि जो दाब लगाना था, लेयरिंग, उसमें क्या करते थे, एक पौधे की पूरी लेयर को ही हम ऐसे झुका देते थे, तो एक बड़ा सा पौधा हमें आराम से प्राप्त हो जाता था, ज़्यादा हमें परेशानी नहीं होती थी, उसकी ज़्यादा देखभाल की जरूरत भी नहीं होती थी कि एक बीज जो है खराब ना हो पाए, या फिर बीज अगर बो दिया तो कीड़े ना खा जाएं उससे। ठीक है, तो ये लाभ है। अब देखिए नए पौधे जो है मातृ पौधे के ही समान होते हैं। ठीक, जैसे कि नया पौधा जो भी बन रहा है ऐसा नहीं है कि वो किसी अगर दूसरी स्पीसीज के पौधे पर बोया गया है, या फिर दूसरी किसी पौधे पर अगर उसको जो है ग्राफ्टिंग कर दी गई, उसको रोप दिया गया है, तो ऐसा नहीं कि दूसरे पौधे का गुण वो ले लेगा, नहीं। ठीक, जिस पौधे से प्राप्त हुआ है तो वो उसी पौधे का ही कैरेक्टर रहेगा। और इसका देखिए कि जो अच्छे गुणों वाले पौधे हैं, ठीक, उत्तम गुणों वाले पौधों को पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसे संरक्षित रखा जा सकता है। तो उस प्रकार से ये काफ़ी यूजफुल है। नेक्स्ट हेडिंग है देखिए बीजाणु समासंग, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है। तो राइजोपस नाम का एक कवक है, उसमें देखिए लिखा हुआ है कि राइजोपस के कवक जाल में सूक्ष्म गोल संरचनाओं वाली बीजाणु धानी होती है, और इसमें विशेष कोशिकाओं या फिर बीजाणु पाए जाते हैं। ठीक है, राइजोपस नामक कवक होता है, जैसे ब्रेड पे या फिर रोटी पे जो फफूंदी नहीं हो जाता है, अगर 2-4 दिन रख दिया जाए उस पर ग्रीन ग्रीन सा, फिर वो और 2-4 दिन रखा जाए तो ब्लैक हो जाता है, तो वो क्या होता है? राइजोपस होता है। तो उसकी जब संरचना का हम अध्ययन करेंगे, उसको सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया तो इस तरह से होता है वो। ठीक, ऐसी उसकी संरचना होती है। तो उसमें कह रहा है कि सूक्ष्म गोल संरचनाओं वाली बीजाणु धानी पाई जाती है ना। ये क्या है? बीजाणु धानी होती है, और इसमें जो है विशेष कोशिकाओं या फिर बीजाणु पाए जाते हैं। और ये इस बीजाणु में क्या पाए जाते हैं? बीजाणु धानी में क्या पाए जाते हैं? बीजाणु पाए जाते हैं, जो कि वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव को उत्पन्न कर देते हैं। अब देखिए
बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। ठीक, जैसे मान लीजिए इसमें से कई प्रकार के छोटे छोटे बीजाणु प्राप्त हो रहे हैं, तो बीजाणु के ऊपर जो है एक खोल जैसी संरचना पाई जाती है जो काफ़ी मोटी होती है ना। जैसे कि जब इनको उचित ताप और दाब नहीं मिलता है ना, नमी नहीं मिलती ग्रो करने के लिए, तो क्या करते हैं, इस खोल में ये अंदर सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जैसे कोई नम सतह के संपर्क में ये आते हैं तो ये वृद्धि करने लगते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है देखिए लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है कि लैंगिक जनन की क्रिया में उसी जाति के दो भिन्न लिंगीय जीव, ठीक है, एक ही जाति का होना चाहिए। ठीक, जैसे कोई लॉयन है तो लॉयन स्पीसीज का ही होना चाहिए, लॉयन का ही जाति होना चाहिए, है ना। और भेड़ या बकरी की बात करें तो भेड़ या बकरी की ही दो जातियों की बात की जा रही है, यानी कि मेल और फीमेल, ठीक है, नर और मादा भेड़ की बात। ठीक, मनुष्य है तो मनुष्य में भी एक नर होता है एक मादा होती है, तो नर और मादा की बात की जा रही है कि एक ही जाति का होना चाहिए, उसी जाति का, है ना। जाति को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीसीज, के दो भिन्न लिंगी जीव अथवा किसी पौधे के दो भिन्न लिंगी भागों के बीच में होती है लैंगिक जनन की क्रिया। ठीक, जीव का भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो दो प्रकार की कोशिकाओं जिन्हें कि युग्मनज या जिन्हें कि युग्मक यानी कि गैमिट कहते हैं से प्राप्त होता है। एम्ब्रियो कहाँ से प्राप्त होता है, गैमिट से। इसे शुक्राणु कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, स्पर्म कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है कम सक्रिय निष्क्रिय और बड़ा युग्मक होता है, ये किससे प्राप्त होता है, मादा से प्राप्त होता है। ठीक, इसे हम कहते हैं अंडाणु या फिर ओवम। यहाँ देखिए ऐड कर दीजिए, नर से प्राप्त होता है ना, जिन्हें युग्मक कहते हैं, और जो नर से प्राप्त होता है उसे हम शुक्राणु कहते हैं। ठीक, और दूसरा जो मादा से प्राप्त होता है उसे कहते हैं अंडाणु। याद रखिएगा, नर से शुक्राणु प्राप्त होता है, मादा से अंडाणु प्राप्त होता है। अंडाणु को बोलते हैं इंग्लिश में ओवम। अब देखिए, बहुत सी जातियों जैसे कि मनुष्य में नर तथा मादा दोनों स्पष्ट या भिन्न होते हैं, लेकिन कुछ जातियों जैसे कि केचुआ और हाइड्रा, इसमें क्या होता है, एक ही जीव नर तथा मादा युग्मक दोनों का ही कार्य करता है ना। केचुआ और हाइड्रा क्या करते हैं, एक ही जीव में नर और मादा दोनों युग्मक होते हैं। ठीक, दोनों ऑर्गन्स जो होते हैं इनमें होते हैं, लेकिन हाँ, और ऐसे जंतु को बोलते हैं उभयलिंगी या फिर द्विलिंगी कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक समय में एक जंतु, जैसे कि कोई केचुआ है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए केचुआ है, इसमें नर भाग भी पाया गया और मादा भाग भी पाया गया, लेकिन एक समय में या तो ये नर की तरह कार्य करेगा या फिर मादा की तरह कार्य करेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये नर और मादा दोनों की तरह कार्य करें। फिर नेक्स्ट हेडिंग है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो लैंगिक जनन जैसे कैसे होता है पौधों में, तो इसके बारे में हम इसे पढ़ेंगे। तो लैंगिक जनन में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा हैप्लॉइड जन कोशिकाएं या फिर गैमेट्स बनते हैं। ठीक, जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नर युग्मक और दूसरा होता है मादा युग्मक। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के बनने से युग्मनज यानी कि जाइगोट बनता है। ठीक है, और यही जाइगोट विभाजित होकर बीज बन जाता है और बीज से नए पौधे बनते हैं। ठीक, तो ये जो प्रक्रिया है ये कई चरणों में कंप्लीट होती है। तो देखते हैं कौन कौन से चरण हैं। पहला देखिए युग्मक जनन। तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित युग्मक कोशिका का निर्माण क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। देखिए ये सब जो टर्म्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक नंबर का अति लघु क्वेश्चन जो है पूछा जाता है इनसे, और साथ ही बहुविकल्पी भी इनसे पूछा जा सकता है ना, कि युग्मक जनन की प्रक्रिया समझाइए। तो क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक कोशिका का निर्माण क्या कहलाता है, युग्मक जनन। युग्मक जनन देखिए दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक जनन क्रिया पुंकेसरों में होती है,
नर युग्मक की जनन क्रिया किसमें होती है? पुंकेसरों में होती है। तथा परागकण या नर कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, परागकण और नर कोशिकाएं बनती हैं। मादा युग्मक जनन क्रिया स्त्री केसर के बीजांडों में होती है। कहाँ होती है? स्त्री केसर के बीजांडों में। और अंड का निर्माण होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है? अंड का निर्माण होता है, यानी कि ओवम का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए परागण। तो पराग कणों का पराग कोशों से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया कहलाती है परागण। देखिए क्या होता है कि पुष्प में जब आप अभी स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे उसका तो आपको समझ में आएगा। किसी किसी पौधे में इस तरीके से क्या पाए जाते हैं? पराग कोश पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से इनकी संरचना होती है, पराग कोश पाए जाते हैं। और इसी के साथ में ही बीच में होती है फीमेल स्ट्रक्चर होता है पुष्प का, जिसको हम बोलते हैं वर्तिका। ठीक है, और इसमें जो है पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं। तो ये जब जैसे पराग कोश फट गया तो पराग कण क्या हुए? बिखर जाते हैं हवा में। और ये जब पहुंच के यहाँ वर्तिका तक जब पहुंच जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं परागकण, तो यहाँ से ठीक कहाँ से? पराग कोश से वर्तिका तक पहुंचने की जो इनकी घटना है, इसी को कहते हैं परागण। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी इसका मैं आपको बुक में फिगर दिखाऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। अब देखिए निषेचन। निषेचन क्या होता है? नर तथा मादा युग्मक केंद्रकों के मिलने से द्विगुणित युग्मनज यानी कि जाइगोट का जब निर्माण होता है तो उसे हम कहते हैं निषेचन। फिर देखिए चौथा स्टेप क्या होता है कि बीज और फलों का निर्माण होता है। निषेचन हो जाता है तो जाइगोट का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो जाइगोट के बाद फिर क्या बनता है? बीज बनता है और बीज से फल बनते हैं। तो इस प्रकार से 4 स्टेप में जो है बीज से नए पौधे का जन्म होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के मुख्य अंग होते हैं पुष्प। ठीक, क्योंकि नर तथा मादा जननांग पौधों में ही स्थित होते हैं। ये एक पुष्पी कलिका से बनते हैं। अधिकतर पौधों में पुष्प 4 प्रकार की रूपांतरित पत्तियों का बना होता है, जो कि पुष्प वृंत के फूले हुए सिरों, पुष्पासन, अनेक चक्रों के द्वारा स्थित होते हैं। ठीक है, बाहर से अंदर की ओर। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिए कि लैंगिक जनन के मुख्य अंग कौन होते हैं? पुष्प होते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का मुख्य अंग क्या होता है? पुष्प होता है ना, क्योंकि पुष्प में ही नर और मादा जननांग पुमंग और जायांग को बोलते हैं। नर जननांग होता है पुमंग पौधों में, और मादा जननांग होता है पौधों में जायांग। ठीक है, तो ये कहाँ होते हैं? पौधों पे ही स्थित होते हैं। ठीक, और किससे बनता है? एक पुष्पी कलिका से, यानी कि पहले जो पुष्प कैसे क्या सीधे तो खिल नहीं जाता है, कली के रूप में होता है ना, कली में होता है, फिर वो धीरे धीरे खुलता है। ठीक, तो पुष्प बनता है। तो ये कह रहा है कि जो पुष्पी पौधों में नर और मादा जननांग जो होता है, नर भाग होता है पुमांग, मादा भाग होता है मादा जननांग होता है जायांग। याद रखिएगा, है ना। अब देखिए फिर हमने पढ़ा कि 4 प्रकार की रूपांतरित पत्तियों का होता है बना। ठीक है, पौधों में जो पुष्प होता है कितने प्रकार की रूपांतरित पत्तियां होती हैं? उसमें 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, जो कि फूला हुआ भाग पुष्प वृंत। देखिए मैंने यहाँ फिगर बताया, हाँ ये ठीक है, ये देखिए पुष्प वृंत है ये। तो पुष्प वृंत के फूले हुए सिरे से पुष्पासन के रूप में 4 चक्रों में लगा होता है। ठीक है, ये देखिए बाहर से अंदर की ओर रहता है। बाहरी भाग को बोलते हैं पुष्प का जो सबसे बाहरी भाग होता है। अगर आपके पास पुष्प हो तो आप जरा लेके बैठेंगे उसे तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे पास तो है नहीं तो मैं आप लोग को दिखा देती, है ना। तो देखिए जब कोई पुष्प है ना, तो पुष्प का जो सबसे बाहरी भाग होता है, ठीक, सबसे बाहरी भाग, तो उसको कहते हैं, उसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। पुष्प का सबसे बाहरी भाग, उसके बाद दल पुंज, फिर पुमंग आता है। मतलब बाहर से अंदर की ओर हम बात कर रहे हैं। बाह्य दल पुंज, पुमंग और जायंग। लास्ट में क्या है? जायंग। पुमंग क्या है? अभी हमने पढ़ा नर भाग है ना, और जायंग क्या है? मादा भाग है पुष्प का। ठीक है, पुमंग क्या है? नर जननांग है,
जायंग क्या है, मादा जननांग है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस प्रकार से ये विन्यासित रहती हैं। अब देखिए, ऐसा पुष्प जिसमें चारों प्रकार के चक्र होते हैं उसे हम कहते हैं पूर्ण पुष्प, यानी कि कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं, है ना। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि जिसमें चारों चक्र यानी कि बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग, ठीक, ये बाहर से अंदर की ओर विन्यासित रहते हैं तो उसे हम कहते हैं पूर्ण पुष्प। और जिन पुष्पों में एक या एक से अधिक चक्र अनुपस्थित हो गए, ठीक, यानी कि मान लीजिए किसी पुष्प में दलपुंज गायब है ना, पुमंग गायब है, या फिर किसी में जायांग ही गायब है, तो हम उसे कहेंगे क्या कि ये पूर्ण पुष्प नहीं है, ये अपूर्ण पुष्प है, यानी कि इनकम्प्लीट फ्लावर है ये। ठीक, समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं कि बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को पुष्प के सहायक अंग कहते हैं। ठीक है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज क्या होता है, पुष्प का सहायक अंग होता है। पुमंग और जायांग क्या होते हैं, आवश्यक अंग कहलाते हैं। चलिए सबके बारे में हम ध्यान से देख लेते हैं कि बाह्य दलपुंज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स, तो पुष्प का सबसे बाहरी हरे रंग का जो चक्र होता है उसे हम कहते हैं बाह्य दलपुंज, और इसके एक भाग को क्या बोलते हैं, सेपल कहते हैं, बाह्य दल या फिर सेपल। ठीक, बाह्य दलपुंज के बाद जब हम अंदर आते हैं पुष्प के और अंदर बढ़ेंगे हम, ठीक, तो उसे हम कहेंगे दलपुंज। देखिए, बाह्य दलपुंज के अंदर स्थित पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो ये 4 या 6 या अनेक दलों का बना होता है, पेटल्स का बना होता है। ठीक है, जो या तो कलर्ड होते हैं या फिर वाइट होते हैं। ठीक, जैसे कोई फ्लावर है, जैसे रोज है ना, रोज देखिए या पिंक कलर का होगा, रेड होगा, येलो होगा, है ना, या फिर वाइट कलर का भी हो सकता है। ठीक, तो इनका मुख्य कार्य, यानी कि जो कलर होते हैं, मतलब कलरफुल जो फ्लावर होते हैं और इसके अलावा जो वाइट फ्लावर होते हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, इनका कलर क्यों इनके लिए लाभदायक होता है, ये कार्य करते हैं परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना। ठीक, अभी आप कहेंगे कि मैम परागण हो रहा था किससे, पराग कोश से परागकण निकल रहे थे, वर्तिका तक पहुंचते थे, तो ये घटना हो रही थी परागण। तो कीट कैसे हेल्पफुल है इसमें, तो देखिए कीट कैसे हेल्पफुल है, कीट जो है हर फूलों पे पहुंचता है ना, जैसे कि मधुमक्खी कहिए, तितली कहिए, भौरा, है ना, तो एक फूल से दूसरे फूल पर वो मंडराता रहता है ना। तो क्या होता है कि जब वो किसी एक फूल पे बैठेगा तो उसके जो परागण होंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई ये कीट है, ठीक है, और ये कोई फ्लावर है ना, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इसने यहाँ बैठा है तो यहाँ जो परागण है क्या कहेंगे, इसके पैर पे चिपक जाएंगे, है ना। तो फिर मान लीजिए ये उड़ के किसी दूसरे फूल पे आया, यहाँ बैठा, ठीक है, तो क्या होगा, इसके पैर का जो परागण होगा ये झड़ जाएंगे इस फूल पे, ठीक, इसकी वर्तिका पे पहुंच जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से भी परागण होता है कीटों के माध्यम से। नेक्स्ट देखिए, तीसरा है पुमंग, यानी कि एंड्रोसियम। तो ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है और पुंकेसरों का बना होता है। किसका बना होता है, स्टैमन्स, पुंकेसरों का बना होता है। और पुष्प के नर जननांग होते हैं ये पुमंग। ठीक, पुमंग के भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है पुतंतु, यानी कि फिलामेंट। फिलामेंट होता है डंडल जैसी रचना, यानी कि एक इस तरीके से, है ना, ये हो गया, ये क्या है, फिलामेंट है। फिर है दूसरा परागकोश, एंथरलोप, पुतंतु के ऊपर एक फूली हुई सी रचना, ये हो गया, एक फूली हुई सी रचना हो गई, है ना। फिर तीसरा होता है बेटा यूज, यानी कि कनेक्टिव। ठीक, तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये जो है, यहाँ से पुतंतु और ये जो है परागकोश जुड़े होते हैं, तो उसको बोलते हैं कनेक्टिव, यानी कि यूजी। ये क्या है, देख लीजिए, ये है फिलामेंट और ये है क्या है, ये एंथरलोप। लोब ये 2 भाग में बटा है, इसलिए बोलते हैं एंथरलोप। एक होगा तो एंथर बोलेंगे, एंथरलोप, है ना। और ये क्या है, ये जो है ये कनेक्टिव है, कनेक्टिव। देखिए बुक में फिगर दिया है पुंकेसर के विभिन्न भाग, है ना, ये देखिए, समझ में आ रहा होगा यहाँ पे और अच्छे से।
ये देखिए लंबा जो भाग है, पतला लंबा भाग, इसको बोलते हैं पुतंतु। ये है परागकोश। और यहाँ देखिए परागकोशों को जब काट दिया गया ना, तो परागकोश देखिए 4 चैम्बर्ड है। परागकोश में कई प्रकार के परागकण भरे हैं, देखिए, है ना, दिख रहे हैं। परागकोश में क्या भरे हैं? परागकण। अब देखिए यहाँ जहाँ से देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला भाग, सॉरी ये जो पुतंतु है और परागकोश जहाँ ये अटैच हुआ है उसको बोला गया है योजी। योजी बोलते हैं इसको, ज होगा, है ना, योजी बोलते हैं इसको। देखिए प्रत्येक परागकोश के परागपुटों में असंख्य सूक्ष्म संरचनाएं होती है, जिसे परागकण कहते हैं। अभी हमने स्ट्रक्चर देखा ना, संरचना देखी हमने अभी फिगर में, सॉरी बुक में जो फिगर दिया था। चलिए चौथा है जायांग गैनोसियम। तो ये क्या होता है? ये पुष्प के केंद्र में स्थित चौथा चक्र होता है और ये पुष्प के मादा जननांग होते हैं और जो एक या एक से अधिक स्त्री केसर यानी कि अंडकों का बना होता है। स्त्री केसर को क्या बोलते हैं? अंडक भी बोलते हैं। तो अंडकों का ये बना होता है। प्रत्येक अंडाशय के 3 भाग होते हैं। अभी हमने देखा कि जो पुमंग था यानी कि एंड्रोशियम, उसके 3 भाग थे। कौन कौन से? फिलामेंट, एंथरलोब एंड कनेक्टिव। अब यहाँ देखिए स्त्री केसर के भी 3 भाग हैं, यानी कि अंडक के 3 भाग हैं। कौन कौन से? पहला है अंडाशय यानी कि ओवरी। तो पुष्पासन से लगा चौथा वो फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है और इसमें अनेक छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कि बीजांड्स यानी कि ओव्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए वर्तिका। तो यह अंडाशय के ऊपर वाला लंबा पतला भाग होता है और वर्तिकाग्र। तो वर्तिका का सबसे ऊपर का स्वतंत्र और चिपचिपा भाग कहलाता है वर्तिकाग्र। देखिए यहाँ मैं फिगर में आप लोग को दिखाती हूँ। पुष्प के बीच में इस तरह की संरचना पाई जाती है ना। तो ऐसे होता है। तो कह रहा है जो पुष्पासन से लगा चौड़ा फूला भाग होता है, यही है। देखिए चौड़ा फूला भाग है ना, इसके अंदर की संरचना है ये। इसमें अनेक छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, जिसमें बीजांड कहते हैं। ये क्या है? जो संरचना है ये क्या है? बीजांड है। बीजांड यानी कि ओव्यूल्स, है ना। फिर कह रहा है कि अंडाशय के ऊपर लंबा और पतला भाग, ये है लंबा पतला भाग, इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल यानी कि वर्तिका। साथ ही वर्तिका के ऊपर जो भाग होता है, सबसे ऊपर का स्वतंत्र चिपचिपा भाग, ये होता है वर्तिकाग्र। ये क्या होता है? वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। चिपचिपा क्यों होता है? ताकि जो परागकण उड़ के आए, उसके द्वारा, पराग कोशों के द्वारा, पराग कोश से जो परागकण निकलते हैं वो यहाँ आए तो चिपक जाएं, ठीक है, वर्तिका पे। देखिए ये बुक में फिगर दिया हुआ है, ठीक। सबसे नीचे जो है पुष्पासन, पुष्पासन से लगा हुआ बीजांड, है ना, सॉरी ये अंडाशय, अंडाशय के अंदर बीजांड है, ठीक है। और इसके ऊपर देखिए ये लंबी पतली संरचना वर्तिका, वर्तिका के ऊपर जो चिपचिपा भाग है उसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है एक पूर्ण पुष्प की संरचना। यहाँ देखिए, है ना, एक पुष्प है, इसमें से एक पेटल को हटा के आपको फिगर पूरा दिखाया गया है, ठीक। तो ये देखिए पुष्पासन है, सबसे नीचे लगा हुआ ग्रीन ग्रीन सा, ठीक है। अब कलरफुल होता तो ये दिखता और अच्छे से। तो ये होता है पुष्पासन, ठीक। पुष्पासन के ऊपर जो है ये फूला हुआ भाग, ये क्या है? अंडाशय, है ना। फिर उसके बाद ये देखिए पतला सा भाग, ये क्या है? वर्तिका। और इस वर्तिका के ऊपर वर्तिकाग्र, है ना। अब ये देखिए पेटल्स पे हम आते हैं। सबसे बाहर ये क्या है? बाह्य दल पुंज। 4 चक्र में होता है ना बाह्य दल पुंज में। सबसे बाहर ये जो है, ये देखिए यहाँ फिगर दिख रहा है, पतला सा जो लगा हुआ है। बाह्य दल पुंज किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का।
तो सबसे बाहरी जो भाग होता है ग्रीन कलर का उसे बोलते हैं बाह्य दल पुंज। उसके बाद अंदर की जो पंखुड़ियां हैं कलरफुल होती हैं या फिर व्हाइट कलर की हो जाती है पंखुड़ी फूल की, उसको बोलते हैं दल पुंज। ठीक है, तो जरूरी तो है नहीं कि 4 ही रहेंगी, 4 से अधिक भी हो सकती है, एक और उससे भी कई अनगिनत भी हो सकती हैं दल पुंज। ठीक, तो इसको बोलते हैं दल पुंज, है ना। ये देखिए यहाँ जो संरचना दिख रही है इसको क्या बोलते हैं हम, पुंकेसर बोलते हैं। ठीक है, 2 यहाँ पे लगा हुआ है ना पुंकेसर। पुंकेसर का जो है एक जो है ये भाग देखिए पुतंतु, फिर परागकोश, है ना, ये परागकोश है। परागकोश में ही क्या रहते हैं, परागकण भरे रहते हैं, है ना। पुतंतु और परागकोश कहाँ पे जुड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको योजी बोलते हैं। पुतंतु और परागकोश जहाँ जुड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, योजी। ये योजी है ना। तो इतने जब भाग होते हैं किसी फूल में तो उसको हम बोलते हैं पूर्ण पुष्प। अगर इनमें से कोई भी भाग नहीं रहेगा तो वो फूल जो है वो कभी भी पूर्ण नहीं कहलाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम लोग इसके जनन की प्रक्रिया और साथ ही मनुष्यों में जनन किस प्रकार से होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके।